हिमालयं समारभ्य यावदिन्दु सरोवरं तं देव निर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। अयि धर्मरताः कर्मरताः मर्मज्ञाः च हिन्दुस्थानवासिनः। वार्तावल्याः एतस्मिन् नवीने अङ्के नवकलेवरमादाय स्वागतार्थम् अत्र स्थितः अहं गवीशद्विवेदी सादरं वन्दे। समस्त हिन्दुस्थानवासिनः प्रति प्रत्यक्ष रूपेण वार्तावली सम्बद्धान् अहं सत्यप्रिया अपि नमस्करोमि। स्वागतवेला एषा ऊर्जामयी भवति, यतः आरम्भः तु सर्वत्र ऊर्जामयः एव भवति। परं काले गते एषा ऊर्जा क्षीयते ननु? आम्, एतदर्थं यथा समयं सुभाषितरूपम् ऊर्जा स्रोतः आश्रयणीयमस्माभिः। सत्यं, सुभाषितं ननु वार्तावल्याः प्राणभूतम्। आस्वादयामः तावत् अद्यतनं सुभाषितम्। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणि तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वत। यद्यपि मनुष्यों को कर्मानुसार फल मिलते हैं और बुद्धि भी कर्मानुसार हो जाती है, तथापि बुद्धिमानों को सोच विचार कर ही काम करने चाहिए। Discernment is the fruit of men's actions and is the result produced by deeds performed in another state. This must be carefully considered by the wise man who gives heed to all things. लोक शिक्षा परमासीत् एतत् सुभाषितम्। एतैः खलु लोकजातं विविध रूपम् अवगम्यते। एतेन सह लोकघटनाः प्रत्यक्षतया ज्ञातुम् अन्यः कः मार्गः? प्रवाहि वार्ताः अपि विस्मृतवती वा? अस्माकं केन्द्रज प्रभागे अवलोकयन्तु तावत् देश विदेशेषु संवृत्तं विविध घटना जातम्। षोडशे नागरसेवा दिवसे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरसेवकान् देशस्य हितं प्रथमं स्थापयितुम् अथ कर्तव्यं सङ्कल्पयितुं परामृष्टवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री लोकप्रशासने उत्कृष्टतायै प्रधानमन्त्री पुरस्कारेण 16 जनान् सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतेन जगते युद्धं न दत्तम्, अपितु बुद्धः एव दत्तः। यदि जगत् पूर्वमेव भगवतः बुद्धस्य मार्गमनुसृत्य स्यात् तर्हि जलवायु परिवर्तनस्य समस्यायाः च कर्तव्यः स्यात्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन श्रीहरिकोटास्थ सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रात् सिंगापुरस्य टेलियोस् 2 इत्युपग्रहस्य प्रक्षेपणं कृतम्। ध्रुवीयोपग्रह प्रक्षेपण वाहनद्वारा एतत् प्रक्षेपणं कृतम्। एतस्मिन् प्रक्षेपणे PSLV C55 इत्येतस्य प्रक्षेपकस्य उपयोगः अभवत्। मानहानि प्रकरणे सूरत सत्र न्यायालयेन कांग्रेस नेतारं राहुल गान्धिम् उद्दिश्य तदीय दण्ड निरोधपरा याचिका अस्वीकृता। अधुना उच्च न्यायालयं प्रति गन्तुं राहुल पार्श्वे विकल्पः अस्ति। भाजपा इत्येतेन दलेन तावत् कांग्रेस दलं प्रहर्तुं पश्चवर्ति समुदायात् क्षमायाचनां कुर्यात् राहुलः इति प्रोक्तम् अस्ति। प्रायः 6 मासानां प्रतीक्षायाः अनन्तरम् अक्षय तृतीया पवित्र पर्वणि विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धाम्नोः द्वारयोः उद्घाटनेन सह एव चतुर्धाम यात्रा आरब्धा अस्ति। एतस्याः पवित्रायाः चतुर्धाम यात्रायाः कृते भक्तेषु उत्साहाधिक्यं दृश्यमानम् अस्ति। केदारनाथस्य बद्रीनाथस्य च द्वारे एप्रिल मासस्य क्रमशः 25 दिनाङ्के 27 च दिनाङ्के उद्घाटयिष्येते। सोमनाथे आयोज्यमाने सौराष्ट्र तमिल संगमम इत्याख्ये महोत्सवे जनाः अधिकाधिकसंख्यायां सहभागितां समाचरन्तः सन्ति। महोत्सवस्य उद्देश्यं गुजरातं तमिलनाडु राज्यं च अन्तरा प्राचीन सम्बन्धानाम् अथ सांस्कृतिक सम्बन्धानां प्रदर्शनम् अस्ति। कार्यक्रमे सहभागितायै समागतानां जनानां स्वागतमपि अत्र जातम्। ओलिवर डाउडेन इत्येषः ब्रिटेन देशस्य नूतनोपप्रधानमन्त्रित्वेन नियुक्तः जातः। डाउडेन इत्येषः डोमिनिक रॉब इत्येतस्य स्थानं गृहीतवान्, येन स्वपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तम् आसीत्। डाउडेन इत्येषः
वर्तमानकाले ऋषि सुनक प्रशासने मन्त्रिमण्डलीय कार्यालये मन्त्रित्वेन कार्यरतः अस्ति। गतेभ्यः कतिपय दिनेभ्यः गृहयुद्धं सम्मुखीकुर्वते सूडान देशे गोलिका प्रहार प्रकरणे प्रायः 400,000 जनाः मृताः। जगतः अनेकैः देशैः सूडानतः निजनागरिकाणां निष्कासनं समारब्धमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिंसा प्रभाविते सूडान देशे भारतीयैः सम्बद्धां स्थितिं समीक्षितुम् एका उच्चस्तरीया मन्त्रणा समाचरिता। भारतं समेत्य अखिल विश्वे सोत्साहम् ईद उल फितर इत्येतदाचरितं। प्रसिद्धेषु मस्जिदादिषु ईद विशिष्टस्य नमाज इत्यस्य अनुष्ठानं कर्तुं बृहत् संख्यायां श्रद्धालवः दृष्टिं गताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतत् पर्वावसरे देशवासिभ्यः ईद पर्वणः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। अपि जानाति गवीश, अद्य कः विशिष्टः दिवसः अस्ति? जानामि सत्यप्रिये, यया लोकाः धृताः, विष्णुना या धृता, या च अस्मान् धारयति, तस्याः पृथिव्याः अद्य दिवसः अस्ति। आम्, पृथ्वी दिवसम् आलक्ष्य निर्मितम् अवलोकयन्तु एतत् सद्यस्तनं वृत्तम्। यस्याहं समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्णजस्तं बभूवुः यस्याः पितं जिन्वाति प्राणते यत्सानो भूमिः पूर्वपेदेः दधातु। अथर्ववेदस्य भूमिसूक्तस्य अस्मिन् मन्त्रे सर्वेषां प्राणिनां सृष्टेः कारणरूपेण आश्रयरूपेण या हि वर्णिता सा अस्ति भूमिः। अस्माकं शास्त्रेषु भूमिः पृथिवी वा न केवलं ग्रहरूपेण प्रत्युत प्रकृतेः चराचर जगतः मातृरूपेण वर्णिता अस्ति। परम औद्योगिकीकरणाधारिते वर्तमानयुगे मानवाः स्वार्थसमपूर्तये पृथिव्याः शोषणं कुर्वन्ति, येन वायुप्रदूषणं, जलप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणम् अथ जलवायुपरिवर्तनम् अपि प्रतिदिनं दृश्यमानम् एव। एतेन प्राणिनः भिन्न भिन्न रोगैः महामार्यादिभिः च ग्रस्ताः अपि आलक्ष्यन्ते। जलौघ, भूस्खलनातिवृष्ट्यनावृष्टि, शीतोष्णलहरी, दावानल सदृश प्राकृतिकापदाभिः वयं पदे पदे पूर्वापेक्षया अधिकं विध्वंसं द्रष्टुं शक्नुमः। एतत् सर्वम् अभिलक्ष्य जनानां पृथिवीं प्रति जागरणाय, पर्यावरण संरक्षणं प्रति च योगदानाय प्रत्येकस्मिन् वर्षे एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के विश्व पृथ्वी दिवसः आमान्यते। गतशताब्दस्य 69तमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर मासे अमेरिकादेशीयः सांसदः जेराल्ड एंटोन नेल्सन इत्येषः घोषणां कृतवान् यत् पर्यावरणम् आलक्ष्य राष्ट्रव्यापि जनसाधारण प्रदर्शनम् अग्रिमवर्षे भविष्यति। एतस्मिन् एव क्रमे गतशताब्दस्य एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के 2 कोटि संख्याकाः संयुक्तराज्यामेरिकादेशीयाः जेराल्ड एंटोन नेल्सन इत्येतस्य आह्वानेन प्रेरिता सन्तः पर्यावरण संरक्षण दिशि चेतनां प्रसारयितुम् एकत्रिताः अभूवन्। तस्मात् एव दिनात् एषः दिवसः 93 देशेषु विश्व पृथिवी दिवस रूपेण आमान्यते। अस्य वर्षस्य विश्व पृथिवी दिवसस्य विषयः अस्ति इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट, अर्थात् स्वग्रहे निवेशः। मुख्यरूपेण पृथिव्यां 5 प्रकाराणां निवेशानाम् आवश्यकता अस्ति। प्लास्टिक् इत्यादीनां कृतकपदार्थानां न्यूनोपयोगः, वृक्षारोपणं, पर्यावरणं प्रति जनजागरणं, पर्यावरणस्य विषयाणां मुख्यधारायाः राजनीतौ सम्मेलनं, दैनन्दिनजीवने सन्धारणीय वस्तुजातानां प्रयोगः। पर्यावरण संरक्षणस्य दिशायां यावती मानवानां भूमिका अस्ति तावती एव पशुपक्ष्यादीनाम् अपि। परं जलवायु परिवर्तन कारणेन एतेषां विभिन्न पक्षिणां मूल स्वभावे अपि परिवर्तनं दृश्यते। आज के समय इन पक्षियों पर हमारे जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और कई बार वो दिग्भ्रमित भी देखे गए, क्योंकि जो मई जून की गर्मी तक यहाँ रहेंगे वो पक्षी कब जा कर के अपने देश साइबेरिया और यूरेशिया के अन्य विभिन्न ठंडी जगहों पर जा कर के कब वो प्रजनन करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर अगले वर्ष सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर में जैसे भी वहाँ पे ठंडियाँ बढ़ेंगी उनको वापस गर्म क्षेत्रों में प्रवास के लिए आना होगा। वायु प्रदूषणं, जलवायु परिवर्तनं च सम्मुखीकर्तुं भारते अग्रिम 5 वर्षेषु 4 अर्बुद वृक्षाणाम् आरोपणस्य आवश्यकता अस्ति। सहैव
भारतेन 30,200 वर्षं यावत् वनक्षेत्रस्य 33% वर्धनस्य लक्ष्यं स्थापितं, यस्य कृते प्रशासनेन षडर्बुदवृक्षाणाम् आरोपणस्य लक्ष्यं स्थापितम् अस्ति। पृथिवीं संरक्षितुं तद्गतं पर्यावरणं च अभिरक्षितुं वयं सर्वे आधिक्येन वृक्षारोपणादिभिः प्रसृतां सकलाम् अपि प्रकृतिं शुद्धतमस्तरं यावत् आनेतुं कृतसङ्कल्पाः भवेम, यतः माता भूमिः सन्ततयः वयं पृथिव्याः। शोभनं ज्ञानवर्धकमेतत् वृत्तं संवृत्तम्। अधुना चलामः त्रिज्या प्रभागं प्रति। एतस्मिन् प्रभागे अद्य अस्मदीयः संवादातिथिः अस्ति सुख्यातः भाषाविद् वाक्प्रवीणः कश्चन विशिष्टः विद्वान्। एषः च भाषाशास्त्री अस्ति डॉक्टर सुरेश पन्तवर्यः। आयान्तु अस्मत् सहयोगिना नारायणदत्त मिश्रेण साधितम् एतं संवादं शृणुमः। प्रबुद्धाय भाषाविदे अत्र भवते डॉक्टर सुरेश पन्तवर्याय सस्वागतं। नमोस्तु। नमो नमः, स्वागतं ते। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः यत् नाम भवदीयः यः कार्यानुभवः वर्तते सः नाम बहु व्यापकः अस्ति। तत्र संस्कृतस्य अपि सम्बद्धता अस्ति, अथ आकाशवाणीतः अपि भवदीया काचित् सम्पृक्तिः अस्ति। तर्हि एतस्मिन् विषये अहं ज्ञातुकामः। वस्तुतः नाहं भाषाविदः, संस्कृतप्रेमी अहम् इति वक्तुं शक्यते। मूलतः यथा मया प्रोक्तं, मया संस्कृतभाषापि शिक्षिता छात्रेभ्यः, हिन्दीभाषापि, तमिळ्भाषापि। अस्तु। शिक्षणे सौकर्यम् अस्ति, अत्र नास्ति मतवैमन्यं, परं मम समये यदा अहं शिक्षकः आसम्, तदा संस्कृतभाषायां प्रति छात्राणां रुचिः अल्पा आसीत्। हिन्दीभाषा छात्राः संख्यया अधिका आसन्। तदा संस्कृतशिक्षकं भूत्वा अपि अहं हिंदी शिक्षणम् अपि अकुर्वम्। तो इस तरह से दोनों से जुड़ते रहे। लेकिन बाद में मैंने संस्कृत के नाटक आकाशवाणी के लिए लिखे भी, उनका रूपांतरण किया। रूपांतरण करने में भी मैंने कुछ नई नाटकीय शैलियाँ अपनाई। जैसे मृच्छकटिकम में जो चित्रवीथी राम देखते हैं, उस चित्रवीथी को मैंने आज की दृष्टिकोण से उसको मैंने फ्लैशबैक में दिया। तंतुवाय चरितम नाम से कबीर के चरित्र पर मैंने एक नाटक लिखा। तंतुवाय चरितम में संवाद मेरे संस्कृत के थे, लोधी के भी संवाद संस्कृत में थे, लोग हंसते थे। लेकिन मैंने ये किया कि कबीर के संवाद भले ही संस्कृत में हो, लेकिन कबीर की जो वाणी है उस वाणी का अनुवाद मैंने नहीं किया, कहीं किसी से करवा दिया तब, लेकिन उसको बैकग्राउंड से कहीं इफेक्ट दे करके मैंने संस्कृत वाणी संस्कृत तुलसी की, उसकी कबीर की ही रखी। इस तरह के अनेक प्रयोग मैंने उसमें संस्कृत नाटकों में वहाँ किए, स्वयं लिखे, रूपांतरण किए। एक और मुझे याद आ रहा है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है हिंदी में, आपने पढ़ा होगा। और मुझे लगा कि चूँकि उसकी पृष्ठभूमि कालिदास पर है, उसकी प्रेम कथा है, कालिदास के यौवन की बात है, आज के लेखक ने उसको अपने ढंग से बुना है, लेकिन अंतर्वेदना तो वो कालिदास की है। कालिदास के कवि बनने के पीछे के वो प्रेरक तत्व है जो उसका असफल प्रेम था, और वो मुझे लगा कि संस्कृत में बड़ा अच्छा जा सकता है। तो मैंने उसका रूपांतरण किया, अनुवाद किया, रूपांतरण किया और आकाशवाणी से प्रसारित हुआ। और सचमुच उसमें आकाशवाणी के श्रोता बहुत ज़्यादा थे। जनाः तावत् विवदमानाः भवन्ति यत् राष्ट्रभाषा का राजभाषा इति, तत्र हिंदी अस्ति वा अस्त्येव वस्तुतः, तर्हि आङ्ग्लमपि तथा अस्ति वा न वा, अथवा अन्या काचित् अपि भाषा भवितुम् अर्हति वा।
संस्कृतमपि भवितुमर्हति वा एवं विधः यः विवादः अस्ति तस्मिन् विषये भवदीयः कः विचारः? एक भाषा की पहचान आप करेंगे कैसे? हिंदी राष्ट्रभाषा है तो क्या तमिल राष्ट्रभाषा नहीं है? क्या गुजराती राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रभाषा राष्ट्रस्य भाषा षष्ठी तत्पुरुष में थी, तो किम गुजराती राष्ट्रभाषा नास्ति, किम बंगला राष्ट्रभाषा नास्ति, राष्ट्रस्य भाषा राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्र की भाषा है, राष्ट्रभाषाएं तो 22 हैं। आप एक को महत्व कैसे दे रहे हैं? एक, अब इसकी काट यह है इस तर्क की कि भाई देश की पहचान किससे हो? महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि राष्ट्रभाषा वो हो जो देश की पहचान हो, जिसमें अधिकाधिक लोग बातचीत कर सकें और उसका जो संस्कार है, संस्कृति है, वो देश के संस्कार संस्कृति से मेल खाए। इसलिए और बहुजन अधिकांश लोग उसको बोलते हो, तो अधिकांश लोग बोलते हैं भारत की पहचान हम कह सकते हैं कि हिंदी में हर तरह का साहित्य है, किंतु मुझे आप गलत ना समझें कि मैं हिंदी का विरोधी न समझा जाऊं। मैं कहता हूँ विरोधी में नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि राष्ट्रभाषा के लिए हमें एक भाषा के लिए अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी को अधिक लोग बोलते हैं तो हिंदी का ये भी कर्तव्य है कि वो अन्य भाषाओं को भी अपने साथ लेके चले। भाई भारत एक विशाल देश है। नेपाल में प्रसंग बस में कह रहा हूँ, नेपाल में इतना छोटा देश है, हम लोग समझते हैं नेपाली राष्ट्रभाषा है। नेपाली संविधान में पता है आपको वहाँ 100 राष्ट्रभाषाएं हैं। हमारे देश में 500 कुछ तो मान्यता प्राप्त आपके जनगणना से वो है। इतनी वो राष्ट्रभाषा कैसे मानेंगे? उतनी व्यवस्था हमारे पास कहाँ है? इसलिए उस प्रश्न को अनुत्तरित रहने दिया जाए। अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, बिहार में आ रही है, बाजार से जुड़ रही है तो हिंदी अपना स्थान बना रही है, लेकिन हिंदी अपने को थोपे नहीं और हम इस अहंकार भी न जीवें कि मैं हिंदी बोलता हूं तो आप भी हिंदी बोलें, ये भी बोलें। ये भी थोड़ा मुझे लगता है कुछ अधिक है। नाम बहुविधाः शब्दावल्यः भवन्ति, तत्र नाम यद्वारा वस्तुतः सम्पृक्तिः सम्बद्धता भाषाणां पारस्परिकी तत्र प्रोच्यते। भवान् ट्विटर इत्यत्रापि बहु किमपि नाम रोचकप्रसङ्गान् उद्धृत्य तथा किमपि बहु किमपि प्रतिपादयति, तर्हि तस्मिन् विषये अहं ज्ञातुकामः यत् नाम द्वित्राणि उदाहरणानि यथा नाम भवान् अत्र प्रस्तुयात्। संपूर्ण भारत की भाषाओं में संस्कृत के शब्दावली गई है, इससे कोई वो अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे तमिल भाषा भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, किसी शब्दावली तो वहाँ से गई ही है। उस शब्दावली को लोगों ने अपने ताने माने में पिरोया है। अब दूसरी बात आती है, कल ये बात सज्जन उठा रहे थे कि साहब मैं तत्सम और तद्भव की बात आ रही थी कि संस्कृत के तत्सम शब्द तो रहे नहीं, थोड़ी उच्चारण उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आज भी वैसे ही तत्सम है? मैंने कहा समय के साथ उच्चारण संस्कृत में भी बदला है। आज एक उदाहरण लीजिए, मूर्धन्य श, हम कहते हैं हिंदी में मूर्धन्य श नहीं रहा। संस्कृत में उत्तर भारत में जो वेद मंत्र पढ़ने की प्रथा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, अब शीर्षा कह रहे हैं तब तक खगार बोल रहे हैं, श कहाँ है? तो मूर्धन्य श संस्कृत में भी वही नहीं रहा। मुझे क्षमा, या री स्वर जो हैं, अब री स्वर को हम बोलते हैं और री जब हम बोलते हैं तो व्यंजन की भांति बोलते हैं। बहुत प्रयास करके वो कहा जाता नहीं, स्वर को यहाँ से उच्चारण स्थान जो उसका विरोध करते हैं मेरी उच्चारण का, वो ये कहते हैं कि वो उच्चारण स्थान यहाँ है, तालु से ले जाइए, वहाँ से लाइए। ये सैद्धांतिक रूप से ठीक है, प्रयास करके हम वहाँ से श को बोल भी लेंगे, लेकिन क्या प्रवाह में बोल पाएंगे हम? वर्षा हो रही है के लिए हम जीप को कहेंगे तो ऐसे आ तब तक वर्षा हो लेगी, क्षमा करें। तो इसलिए कहने का आशय यह है कि बहुत से उच्चारण आज सुधर गए, विलोम हो गए, तो उनका तद्भव रूप संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो ये जो तत्सम तद्भव का रूप है केवल हिंदी में नहीं है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में तो संस्कृत के शब्द हजारों मिलेंगे। मम अन्तिमः प्रश्नः यत् संस्कृतभाषिषु तमिलभाषिषु अपि एका अहमहमिका भवति यत् वस्तुतः संस्कृतं प्राचीनतमं नाम भाषासु प्राचीनतमा अस्ति, अतः तमिलभाषा अपि वस्तुतः प्राचीनतमा, तर्हि विवादः अत्रापि अस्ति। भवान् संस्कृतेन सह सम्बद्धः, हिन्दीभाषातः सम्बद्धः, अथवा भवता उक्तं यत् तमिलभाषातः अपि कथञ्चित् भवान् सम्बद्धः एव, तर्हि एतस्मिन् विषये नाम सारभूतवचनं किं भवितुमर्हति?
ये कुछ ऐसा ही है। एक कोई कक्षा में कहे कि मैं शिक्षक रहा हूँ तो एक कक्षा का उदाहरण देता हूँ। कोई कक्षा में कहे कि मुझे गुरुजी ने मॉनिटर बनाया है, मैं हूँ, और दूसरा कहेंगे नहीं तेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे मॉनिटर बनाया, हम दो से तो कक्षा का अनुशासन नहीं चलेगा। लेकिन दोनों मिलकर अगर चलाएं तो कक्षा अनुशासन दुगना अच्छा चलेगा। अब भाषाएं में बात आए, तमिल निस्संदेह इस देश की प्राचीन भाषाओं में से है। मैं तमप प्रत्यय को नहीं लगा रहा हूँ। संस्कृत भी प्राचीन भाषाओं में, तमप का प्रयोग मैं वहां भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि झगड़ा तो यह है ना, प्राचीन तम संस्कृतम अस्ति तमिलम अस्ति वा अहमका अस्ति। देखिए, संस्कृत का हम वेदों तक जाते हैं, और वेदों में जो भाषा है, अगर वेदों को हम अपौरुषेय न भी माने तो भी, अपौरुषेय भी मानते हैं तो भी, आखिर उनको जो रूप हम दे रहे हैं, ऋषियों ने जब मंत्र लिखे हैं तो ऋषियों ने किसी भाषा का साक्षात्कार किया है। हम तो ये एकदम मंत्रों का साक्षात्कार हुआ है, लिखे हैं, और वो एक भाषा थी। और जो अपौरुषेय नहीं मानते वो तो कहते हैं कि हाँ इतने बीसी में वेद लिखे गए, तब भाषा की ये प्रवृत्ति थी। दोनों तरफ हो गया। और उससे पीछे वो कहते हैं प्रमाण नहीं मिलते। तमिल में भी प्राचीन उल्लेख है। सिर्फ इतना ही है कि तमिल साहित्य में जिसको अपना वो सबसे प्राचीन ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ मानते हैं, तुलकाप्यम का उल्लेख है, और तुलकाप्यम प्राप्त नहीं है। आपके यहाँ वैदिक साहित्य प्राप्त है, उस पर टीकाएँ हैं, टिप्पणियाँ हैं, निघंटु निरुक्त सब लिखे गए, उच्चारण तक सुरक्षित है। उनके यहाँ तुलकाप्यम वो कहते हैं कि उनके यहाँ आज के भाषा में कहते हैं शायद सुनामी आई या क्या हुआ, समुद्री प्रवाह में उनका सारा साहित्य बह गया और तुलकाप्यम मूल रूप में रहा नहीं। तो इतना तो है कि तुलकाप्यम नाम से कोई प्राचीन काव्य उनका था, तो प्राचीन काल में। अब ये तय करना कि नहीं वो इतने बीसी तक था और संस्कृत इतने बीसी में है इसलिए ये पुरानी है और ये पुरानी नहीं, मैं इसका उत्तर, आप मुझे क्षमा करेंगे, इसका उत्तर यही हो सकता है कि दोनों, तमिल और संस्कृत दोनों ही भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से, अब तम प्रत्यय लगाया मैंने, दोनों भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से है। अब संस्कृत पहले से थी या तमिल पहले से थी, ये एक अकादमिक बहस तो हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि कोई उपयोगी बहस होगी। अत्र भवता यत्किमपि प्रतिपादितं वस्तुतः तद्वारा नूनं भाषाप्रेमिणः ये सन्ति ते नूनं मुग्धा भवेयुः, सर्वं श्रावं ते अधिकं नाम अवगच्छेयुः इति अहम् अनुमिनोमि। तावत् भवता वार्तावल्यै समयः प्रदत्तः, तदर्थं पुनरपि धन्यवादान् समर्पयामि अत्र भवते। अनुगृहीतोऽस्मि, धन्यवादाः, स्वागतं। इतः परं समयः अस्ति गीतानुवाद स्पर्धायाः अन्तर्गतं गीतस्मारणस्य। गीतमस्ति एतत्। एतस्य गीतस्य गानयुतः मौलिक संस्कृतानुवादः अस्मभ्यं एप्रिल मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् प्रेषणीयः। विजेतुः उद्घोषणा तु तदनु 29 दिनाङ्के भविष्यति। दर्शकानां पत्रप्रदर्शनस्य यद्यपि बहूनि पत्राणि वयं प्राप्नुमः, तथापि समयाभावात् कतिपयानि एव अत्र प्रस्तूयन्ते। मैसूरुतः एन् रमेशः लिखति, नमस्कारः। वार्तावल्यां प्रोफेसर मोहनलाल जायसवाल महोदयेन सह आयुर्वेद विषये विशेष संवादः उत्तमः आसीत्। सुभाषितं समीचीनं, गीतानुवादोऽपि सम्यक्। चेन्नई नगरात् सम्पतकुमारः लिखति, महोदय, अस्मिन् सप्ताहे सर्वाणि वस्तूनि यथार्थतया उत्तमानि सन्ति। वास्तविकम् आनन्दं भवति यत् बालकाः ईदृक्-शीर्षश्रेणिविद्यालये संस्कृतसम्भाषणं शिक्षन्ते। सर्वं बहुशोभनम्। सत्यप्रिये, अङ्कसमाप्तिवेला आगता। तावत् अनुमतिं स्वीकृत्य चलामः अग्रिमाङ्कस्य सज्जतायै। नमो नमः।
भूमये नमो नमः भूमये नमो नमः पुष्पाय नमः पुष्पाय नमः आकाशाय नमः आकाशाय नमः वायवे नमः वायवे नमः अग्नये नमः अग्नये नमः भूमये